चलो तो आज हम लोग जा रहे हैं सबसे पहले सॉल्व करने क्यूब वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तुमको हर बुक में एक दो दिख जाता है। हालांकि ये काफी कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है, लेकिन हम लोग कुछ तरीका देखेंगे और कुछ हम लोग अपना ट्रिक्स यूज करके इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो ये क्यूब वाले में तीन टाइप का क्वेश्चन आता है। तो मैंने सबसे पहला टाइप जो लिया है, इसमें फाइंड करना है कि फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अबाउट the diagonal of the cube, about the diagonal। तो मैंने यहाँ पे लिया है डायगोनल ऑफ द क्यूब, या इसको बॉडी डायगोनल भी बोला जाता है। बॉडी डायगोनल, इस क्यूब के डायगोनल के अक्रॉस जो नेट रेजिस्टेंस होगा और वो हम लोग को फाइंड करना है। इसमें हमने 12 लिए हैं, 12 इक्वल रेसिस्टर्स, और कनेक्टेड कैसे हैं सबको दिख रहा है। और इसका जो बॉडी डायगोनल आएगा या जो क्यूब का डायगोनल आएगा, मैं उसको ए और बी से लिखता हूँ। ये मान लो ए था और ये मान लो बी था, तो ये आपका हो जाएगा बॉडी डायगोनल। और दो आता है इसका फेस डायगोनल, मतलब कि एक आपका कुछ ऐसा हो सकता है फेस डायग। अब देखो ये जो फेस का डायगोनल है वो किसी भी फेस के लिए हो सकता है, तो हर तरह का आप किसी भी फेस का लो डायगोनल, तो आर का वैल्यू, आर नेट का वैल्यू सेम ही आएगा। ठीक है ना। तो जैसे देखो, मान लो कि अगर मैं इसको मानूंगा P और इसको मानूंगा, अगर मान लो ये B था, तो P और B के अक्रॉस हम लोग फाइंड करेंगे तो आ जाएगा अक्रॉस फेस डायगोनल। और एक आता है अक्रॉस द एंड ऑफ द फेस, या हाँ, उसको हम बोलते हैं अक्रॉस द एंड ऑफ द फेस, या बोलते हैं एक एंड्स ऑफ एज, एंड्स ऑफ एज। तो मान लो कि अगर मैं इसको C मान लूं, तो P और C के अक्रॉस जो आएगा उसको हम बोलते हैं एंड ऑफ एज। तो यही तीन टाइप का हम लोग करना होता है। सबसे पहला जो है वो तुम्हारा है अक्रॉस बॉडी डायगोनल, तो वो तुमको दिख रहा है ए और बी से, ए बी के अक्रॉस हमको फाइंड करना है। तो 12 इक्वल रेसिस्टर्स थे और हमको ए और बी के बीच में फाइंड करना है इक्विवेलेंट। तो आप यहाँ लिख लो, आर ए बी भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, और वो इसका डायगोनल था क्यूब का। हमने जितने भी इसके कॉर्नर थे उन सबको कुछ नाम दे दिया है। तो ए और बी हमने पहले से लेकर रखे हैं, तो मैंने उसको नाम दिया सी, इसको डी, इसको ई, और इसको एफ, इसको मैंने नाम दिया है जी, और इसको मैंने नाम दिया है एच। एक कॉर्नर्स के नाम दे दिए हैं जिनको आप नोट्स बोल सकते हो। और जो यहाँ पे रेसिस्टर कनेक्टेड है, मैंने उनको भी नाम दे दिया है। मान लो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ये मैं सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा हूँ ताकि तुमको उस समय आसानी होगी। ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, और ये 12। 12 रेसिस्टर्स थे, मैंने उनका नाम लिख दिया है। अब देखो, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुमको बस सिमेट्री वाला यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमको पैरेलल और परपेंडिकुलर हमको दिख भी नहीं रहा है, कहाँ पे पैरेलल और कहाँ पे परपेंडिकुलर है। और हमको सिमेट्रिक वाला ही लेके सॉल्व करना होगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे पैरेलल और सीरीज भी नहीं दिख रहा है कहीं पे। तो इसके लिए मेरे पास एक अच्छा खासा ट्रिक है, उससे आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। देखो करना क्या, पहले तो तुमको जिस दो नोड के बीच में फाइंड करना हो आप वो लिख लो। तो हमको यहाँ पे ए और बी के बीच में फाइंड करना था, तो ए और बी नोड मैंने यहाँ पे लिख लिया दो कॉलम में। अब इनके अलावा, ए और बी के अलावा जितने नोड्स थे आप उनको लिख लो रो में। तो सी, डी, ई, एफ, जी और एच। हालांकि मैं ये सिर्फ तुमको एक के लिए ही बता रहा हूँ, बाकी तुम लोग घर पे करना प्रैक्टिस। और इसका तुम लोग वैल्यू याद कर लेना, क्योंकि अगर ये कम्पिटेटिव एग्जाम में आएगा तुमसे वैल्यू ही पूछा रहेगा, तो वैल्यू याद रखना, क्योंकि वहां पे कर पाना ऐसे काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा तुम्हारा। हालांकि मैं एक तुमको समझा दे रहा हूँ कैसे करना है इसको। अब देखो, तो मैंने नोड लिया सी, सी। अब देखो कि ये जो नोड आपने सी लिया है ना, वो ए से, नोड ए से और नोड सी के बीच में कितना रेसिस्टेंस आ रहा है, और आपको शॉर्टेस्ट पाथ लेना है कितना रेसिस्टेंस आ रहा है। तो देखो, तो सी यहाँ पे था और ए और सी के बीच में सिर्फ एक रेसिस्टेंस था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1। अब चेक करो कि सी का बी के, मतलब बी और सी के बीच में कितना रेसिस्टेंस था शॉर्टेस्ट पाथ से। तो ये रहा मेरा बी, और सी कहाँ था, देखो यहाँ पे था, सी यहाँ पे है। तो ये एक रेसिस्टेंस 2, और ये एक रेसिस्टेंस ये 9 वाला। तो 2 और 9 के बाद वो मिल रहा था, तो हमने यहाँ लिख दिया 2, कि 2 रेसिस्टेंस के बाद हमको वो मिला था, 2 रेसिस्टेंस के बाद हमको वो मिला था। अब हमने उठाया डी, तो डी कहाँ पे है, देखो ये रहा डी।
इंक का कलर ए रहा डी, तो डी का ए से कितना है, ए से है आफ्टर टू रेसिस्टेंस, तो मैंने लिख दिया टू, और बी से था आफ्टर वन, तो मैंने लिख दिया वन। ई का देखो, ई कहाँ था, ये रहा अपना ई, तो ई का ए से है आफ्टर वन रेसिस्टेंस, और बी से है आफ्टर टू रेसिस्टेंस, तो वन या टू ही आएगा, ठीक है। अब देखो एफ का, तो ये रहा एफ, एफ का ए से होगा दो, देखो ये यहाँ से आप यहाँ आ जाओ तो दो मिलेगा, तो दो रेसिस्टेंस, तो उसका बी से हो जाएगा वन, तो हो गया वन। जी का देखो, जी कहाँ पे था, जी यहाँ पे है, तो ए से आफ्टर वन रेसिस्टेंस, और बी से हो जाएगा दो। फिर एच का देखो, एच कहाँ था, तो एच का ए से दो है, एच का ए से दो था और बी से हो गया आपका वन। अब चेक करो कि कौन कौन सा सेम आया है, देखो वन टू वन टू, अब चेक करो कि किसका किसका वन टू आया है, तो हमको दिख रहा है सी का, हमको दिख रहा है ई का, और हमको दिख रहा है जी का। तो सी, ई और जी, ये तीनों होने वाला है एट सेम पोटेंशियल। तो सी, ई और जी को, सी को, ई को एंड जी को हम लोग एक नोड मान सकते हैं, क्योंकि ये तीनों इक्वल पोटेंशियल पे आएंगे, क्योंकि ये तीनों सिमेट्रिक थे, जैसा ए से वैसा ही बी से, जैसा ए से वैसा बी से, तो इनका पोटेंशियल सेम आने वाला है। और बाकी आपको जिन दो पॉइंट के अबाउट फाइंड करना था, तो हमको ए और बी के अबाउट फाइंड करना है, तो उनको आप रखो एंड पे एकदम, तो उनको मैंने रखा एंड पे ए और बी, और बाकी सी, ई और जी हो गया एक साथ, और देखो, और डी और एफ और एच होगा एक साथ, तो आप बीच में एक और आप यहाँ लगा लो, डी, एफ या एच। और हमने तुमको पहले वाले क्वेश्चन में कहा था कि जब तुमको चार नोड दिखे, तो तुम ऐसा करना कि दो को लिखना ऐसे लाइन में, और एक को लिखना नीचे, और एक को लिखना ऊपर। तो ये मेनली हम तुमको बोल रहे थे जब तुमको वेक्सटोन ब्रिज टाइप का क्वेश्चन दिखता है, हालांकि तुम क्यूब वाले में एक को ऊपर और एक को नीचे मत लिखना, तुम वैसे भी कर सकते हो, लेकिन फिर वहां से तुमको सिंप्लीफाई करने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे चारों को ऐसा लिखा है एक लाइन में, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब जो 12 आपके रेसिस्टेंस थे, आप उनको चुनो एक एक करके। तो मैंने उठाया रेसिस्टेंस नंबर वन, और वो है कनेक्टेड ए और सी के बीच में, तो ए और सी के बीच में मैंने पहला कनेक्ट कर दिया। अब तुम लोग चेक करते रहना कि मैंने कौन सा किया है कनेक्ट और कौन सा नहीं किया। तो एक हो गया, दो नंबर, तो दो नंबर था सी और डी के बीच में, तो सी और डी के बीच में दो नंबर। तीन कहाँ पे है चेक करो, तीन है ए और ई पे, तो ए और ई पे तीन, तीसरा हो गया। चौथा कहाँ है देखो, तो चौथा है सी और एफ में, तो सी और एफ में, सबका तो वैल्यू सेम ही आएगा आर आर। चौथा हो गया। पांचवा, पांचवा कहाँ है देखो, पांचवा है एफ और जी में, पांचवा है एफ और जी में, तो एक यहाँ और लगा दो। छठा कहाँ गया, छठा है एफ, नहीं नहीं, पांचवा था अपना ए और जी में, एक मिनट, पांचवा था ए और जी में, सॉरी सॉरी सॉरी, पांचवा यहाँ पे आएगा, पांचवा आएगा ए और जी में, और छठा आता एफ और जी में, तो मैंने छठा यहाँ पे जोड़ दिया है पहले से ही, एफ और जी में, तो छह हो गया। अब देखो सातवां, तो सातवां है एफ और बी में, तो सातवां। आठवां कहाँ है, आठवां कहाँ गया, दस, आठवां है आपका, आठवां है ई और एच में, तो ई कहाँ था, ई कहाँ था, देखो ई यहाँ पे है और एच, तो ई और एच में। और देखो नंबर नाइन कहाँ है, नाइन नंबर कहाँ गया, नाइन नंबर, नाइन नंबर बिटवीन डी एंड बी यहाँ पे है, तो डी और बी में। 10 नंबर कहाँ है देखो, 10 नंबर यहाँ है, तो टेंथ कहाँ पे है देखो, अपना टेंथ वाला था ई और डी के बीच में, ई और डी, तो वेरी गुड, ई और डी, तो ये मेरा हो गया टेंथ वाला। अब देखते हैं कि कहाँ पे है 11 नंबर, तो कहाँ पे है, वो है बी और एच के बीच में, तो बी और एच, देखिए हो गया। अब देखते हैं कहाँ पे है 12 नंबर, तो वो है जी और एच के बीच में, तो जी और एच, तो जी और एच यहाँ पे आएगा। अब बस देखो हो गया सिंप्लीफाई, हमको ए और बी के बीच में फाइंड करना था, सबका वैल्यू ही आर था, सबका वैल्यू ही आर था, यहाँ भी आर होगा। तो अब देखिए ये तीन तो हो गया इन पैरेलल, तो उसका हो जाएगा आर बाई थ्री। यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः, छः हो गया इन पैरेलल, तो आर बाई सिक्स, और यहाँ भी तीन था पैरेलल में, तो आर बाई थ्री, और ये तीनों हो जाएगा अब सीरीज में, तो अब इसको ऐड कर दे, आर बाई थ्री प्लस आर बाई थ्री प्लस आर बाई थ्री प्लस आर बाई थ्री प्लस आर बाई सिक्स, तो सिक्स हो गया एलसीएम, टू आर
प्लस 2r प्लस आर, 5r/6। तो ये हो गया आंसर। अब तुम इसको याद कर लेना कि नेट रेसिस्टेंस ऑफ अ क्यूब अबाउट इट्स डायगोनल इज 5r/6। और तुमको क्वेश्चन में जब दिया रहेगा तो सारे रेसिस्टेंस का वैल्यू सेम ही आएगा। अब तुम इसको बस याद कर लेना, क्योंकि अगर मान लो कभी तुमको जेई या नीट में आया तो तुम इतना सॉल्व करने वाला तुम नहीं जाओगे। तो 3 केस आता है, तुम तीनों याद कर लेना। मैंने समझाने के लिए ऐसा किया, तुम ऐसे सारे केसेस के लिए कर सकते हो। ठीक है। अब देखो, हो सकता है ना कि सीबीएसई में, हो सकता है हो सकता है कि सीबीएसई में यही क्वेश्चन आए, लेकिन वहां पे तुमको सॉल्व करना हो केवीएल यूज करके, क्योंकि सीबीएसई वाले में मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे केवीएल से। तो इस क्वेश्चन को हम लोग केवीएल से भी सॉल्व कर सकते हैं, और वो मेथड मैंने तुमको कल बताया था, तो वही मेथड हम लोग यहाँ यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्यू बनाता हूँ। तो अब अगर यही क्वेश्चन बोर्ड्स में आए तो वहां पे हमको सॉल्व करना होगा केवीएल यूज करके। तो क्वेश्चन वही है कि फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द क्यूब बिटवीन इट्स डायगोनल यूजिंग केवीएल। तो देखो, मैंने तुमको लास्ट क्लास में एक बताया था मेथड की, जहाँ पे हमको सीरीज और पैरेलल नहीं दिख रहा हो, कुछ सिमेट्री भी ऐसा नहीं समझ में आ रहा हो, तो हम लोग करते क्या है कि फिर वहां पे एक हम लोग अपने मन से जोड़ते हैं बैटरी। हम लोग अपने मन से एक जोड़ते हैं बैटरी, और उस बैटरी का हम कुछ मान लेते हैं ईएमएफ, और जिस भी एंड के अक्रॉस या जिस भी नोड के अक्रॉस हमको फाइंड करना होता है इक्विवेलेंट, हम लोग बैटरी उसी नोड के अक्रॉस ही जोड़ते हैं। तो हमको ए और बी के अक्रॉस फाइंड करना था, तो हमने यहाँ पे नोड जोड़ दिया। ठीक है। अब मान ले हमने माना कि बैटरी से आई करंट निकला होगा, या सेल ने आई करंट सप्लाई किया होगा, तो वापस इसमें आई एंटर भी कर रहा होगा। अब हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि आर नेट बराबर सिंपल वी बाई आई। तो हमको सिंपली वी बाई आई का रेशियो फाइंड कर लेना है। और लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था जहाँ पे हमने वी का वैल्यू 1 माना था, और हमने कहा था कि आप वी का वैल्यू जनरली वी भी छोड़ सकते हो। तो पूरा करता है डिपेंड हम लोग पे कि कैसे हम चाहते हैं इसको सॉल्व करना। तो अब तुम लोग बताओ कि हम वी का वैल्यू वी ही छोड़ दें कि 1 या 2 कुछ ऐसा लें। बोलो। वी छोड़ देते हैं, चलो वी छोड़ देते हैं, वेरी गुड। तो देखें देखें कि यहाँ इस नोड पे करंट आया आई, इस नोड पे करंट आएगा आई, क्योंकि सेल से करंट विड्रॉन हुआ है आई। अब उस नोड ए पे 3 रास्ता है, देखो तो 3 रास्ता उसके पास है। अब 3 रास्ता में वो करंट डिवाइड होगा। अब हमने जो तुमको अभी सॉल्व करके बताया था, वो जो 1 2 और 2 1 करके, वहां से साफ साफ ये पता चलता है कि इस नोड ए पे जाके नोड बी तक का तीनों ही रास्ता सिमेट्रिक है, तीनों ही रास्ता सिमेट्रिक है। मतलब यहाँ पे करेंट इक्वल अमाउंट में डिवाइड होने वाला है, तो 3 रास्ता था, और इक्वल करेंट तो I/3 I/3 I/3, इस तीनों रास्ता में इक्वल करेंट किया डिवाइड, तो यहाँ पे देखो I/3 आ गया। अब इसको मैंने मान लिया नोड P, तो इस नोड P पे करंट आ रहा है I/3। अब यहाँ से फिर क्या है, यहाँ से फिर 2 रास्ता, तो करंट होगा डिवाइड इक्वल, ये दोनों रास्ता फिर से है सिमेट्रिक, तो I/6 उसका आधा हो गया I/6। देखो यहाँ पे करंट आ रहा था I/6, यहाँ पे करंट आपका हो गया है I/6। फिर देखो इस नोड Q पे करंट आया I/3, फिर वहां से 2 रास्ता इक्वल करंट I/6 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 आया यहाँ से। अब इसको मैंने मान लिया नोड R, तो इस नोड R पे I/6 आ रहा है और I/6 आ रहा है, जितना आ रहा है उतना जाना चाहिए, मतलब यहाँ हो जाएगा I/3 पक्का। अब देखो ध्यान से, यहाँ इसको मैंने मान लिया नोड S, तो यहाँ पे आ रहा है I/6, यहाँ पे इधर से आ रहा था I/6। ठीक है। यहाँ पे आ रहा था I/6। एक मिनट रुक जाओ। हाँ सॉरी सॉरी, यहाँ पे आ रहा था I/3, वेरी गुड। यहाँ पे आ रहा था I/3, इसको मान लो नोड टी, यहाँ से फिर 2 रास्ता, तो इधर गया I/6, इधर भी गया I/6। अब देखो तो इस नोड एस पे आ रहा है I/6, आ रहा है I/6, तो यहाँ हो जाएगा I/3, होगा ना। अब देखो तुमने सही से किया कि नहीं उसको तुम चेक भी कर सकते हो। तो इस नोड पे से करंट आई जाना चाहिए, क्योंकि जितना करंट बैटरी से निकलता है उतना ही करंट वापस बैटरी में जाना चाहिए। तो इस बैटरी में पक्का करंट आई आ रहा होगा, मतलब उस हिसाब से इस नोड बी पे भी करंट आई आना चाहिए। तो चेक करो सब लोग। देखो तो इसको मैंने मान लिया है नोड कुछ ऐसा भी, तो इस नोड भी पे आ रहा था I/6, आ रहा है I/6, तो यहाँ से जाएगा I/3।
अब देखो तो इस नोड बी पे तीन रास्ते से करंट आ रहा है I/3, यहाँ से भी आ रहा है I/3, यहाँ से भी आ रहा है I/3 और यहाँ से भी आ रहा था I/3, तो तीनों मिलकर फिर से I बन जाएगा। तो हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो सही सही है। अब तुमको बस यूज करना है केवीएल। अब केवीएल यूज करने के लिए हम लोग सबसे आसान तरीका खोजते हैं, और मैंने तुमको कहा था कि तुम लोग एक लूप ऐसा लेना जहाँ पे कम से कम बैटरी का जो वोल्टेज है वो इंक्लूड हो। तो मैं तुमको बोल रहा हूँ कि तुम ये ले लो, देखो ये वाला लूप, ये वाला, यहाँ से चलो ऐसा और ये ले लो, सिंपल सा। तो मतलब कि हम तुमसे बोल रहे हैं कि तुम ले लो लूप, अप्लाई केवीएल इन लूप ए पी एस बी ए। देखो ए पी एस बी ए, ये मेरा क्लोज लूप है, और इसमें मेरा बैटरी का वोल्टेज भी आ जा रहा है। तो हमने स्टार्ट किया बैटरी से, तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्लस भी, क्योंकि हम जा रहे हैं माइनस से प्लस में, प्लस हो गया। उसके बाद हमको मिला ये वाला रेजिस्टेंस, तो उसमें हम जा रहे हैं करंट के तरफ, तो माइनस लेंगे, तो -I/3 इंटू आर। फिर हमको मिला ये वाला रेजिस्टेंस, तो इसमें भी हम करंट की तरफ ही जा रहे हैं, तो लेंगे माइनस, तो लेकिन उसमें करंट था I/6, तो -I/6 इंटू आर। फिर हमको मिल गया ये वाला रेजिस्टेंस, इसमें करंट I/3 ही था, वहां भी होगा माइनस, तो -I/3 इंटू आर एंड दिस इक्वल टू 0। अब देख लो यहाँ से तुमको सिंपली V बाई आई का रेशियो मिल सकता है, तो मैंने इसको किया सिंप्लीफाई, तो ये हो जाएगा I/3 इंटू आर प्लस I/3 इंटू आर प्लस I/6 इंटू आर। देखो तो यहाँ पे I हो गया है कॉमन, और हो जाएगा R/3 प्लस R/3 प्लस R/6, और यहाँ से V बाई आई हमको फाइंड करना था, क्योंकि V बाई आई का रेशियो जो होगा वही होगा R नेट। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर देखना फिर से 5R/6 ही आ जाएगा। तो ये हमने सॉल्व कर लिया यूजिंग केवीएल। तो अगर तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में आए, बोर्ड्स में आए, तो तुम लोग इसको केवीएल से ही सॉल्व करना। और अगर जेई और नीट में आए तो बस तुम लोग उसका वैल्यू याद रख लेना, वहाँ ऑप्शंस रहेंगे, टिक कर देना 5R/6। बोलो ये ठीक है कहानी? ओके, चलो चलो। और थोड़ा सा इसमें थोड़ा ध्यान, अब थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा तुमको फोकस करना ही पड़ेगा। अब चलो, अरे नहीं नहीं, वो तो बस प्रैक्टिस करो, वो हो जाता है। अब चलो, मैं दो का जो वैल्यू है वो मैं सिर्फ कर देता हूँ कि उसके फेस डायगोनल और उसके एज के अबाउट वैल्यू कितना आएगा, और तुम लोग बस वैल्यू याद रखना, तुम्हारा काम हो जाएगा। बोर्ड्स में आने का चांस बहुत ही कम है एकदम, लेकिन हाँ कॉम्पिटेटिव वाले में ये तुम्हारा ऑप्शन में आ सकता है, एमसीक्यू में, तो इसलिए तुम लोग इसका वैल्यू याद रखना। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो देख ये अपना एक क्यूब हुआ, और इस क्यूब में मान ले कि तुमसे आए क्वेश्चन की फाइंड आर आर इक्विवेलेंट एलोंग द एजेज। एलोंग द एज मतलब कि हमसे पूछा है ए और बी के क्रॉस। देखो यहाँ पे मैंने शो किया ए और बी, तो ये हो गया तुम्हारा एज। तो इसके क्रॉस होता है वैल्यू, मैं यहाँ पे तुमको आंसर लिख देता हूँ, तुम चाहो तो इसको जो मैंने 1 2 2 1 करके बताया था तुम ऐसे इसको कर सकते हो। तो एलोंग द एज आएगा 7R/12, या इसमें एक केस और आता है फेस डायगोनल, तो देखो वो मैंने लिखा है ए और सी के क्रॉस। ए और सी हो जाएगा इससे क्यूब का फेस डायगोनल, तो अक्रॉस फेस डायगोनल वो तुम्हारा आ जाएगा 3R/4। तुम लोग ये वैल्यू याद कर लेना, सफिशियंट। 3R/4 और 7R/12 अक्रॉस एजेज, एंड अक्रॉस फेस डायगोनल 3R/4, अक्रॉस क्यूब का डायगोनल या फिर बॉडी डायगोनल 5R/6। ओके ओके। तो हमने हमने ये आर नेट फाइंड करने पे बहुत कर लिया चर्चा। अब हम लोग जा रहे हैं अपना टॉपिक चेंज करने। अपना टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, जो कि बहुत ही हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, और मैंने तुमको इसका कंसेप्ट एक दिन समझाया भी था कि कैसे हम लोग सेल को क्यों करते हैं सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट। तो वही अपना टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो टॉपिक लगाते हैं। चलो, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में सबसे पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। और मैंने तुमको बताया था कि इन प्रैक्टिकल लाइफ हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं यूज जहां मेरे को हाई वोल्टेज चाहिए होता है। तो फॉर हाई वोल्टेज हम लोग सेल्स को सीरीज में जोड़ते हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम लोग बैटरी बोलते हैं। तो मैं अगर कहीं बैटरी बोल दूं, तुम लोग उसको वो सेल के इक्विवेलेंट भी समझना। सेल और बैटरी तुम्हारा काम सेम होता है उसका। हालांकि हम लोग जब सेल को कंबाइन करते हैं, मिला के सेल को मिला के हम लोग बैटरी बनाते हैं। ठीक है।
तो हम लोग सेल को जोड़ते हैं सीरीज में, क्यों? ताकि मेरे को हाई वोल्टेज चाहिए होता है। और सेल को हम लोग जोड़ते हैं पैरेलल में तब जब हमको हाई कैपेसिटी चाहिए होता है। मतलब कि जब आपको, आपके पास जो सेल्स हैं उसका जो कैपेसिटी है 2500 मिली एम्पियर आवर, लेकिन आपको अगर 10,000 मिली एम्पियर आवर का बैटरी बनाना है तो आपको सेल्स को पैरेलल में जोड़ना पड़ता है। ओके, तो ये सब कहानी है तुम्हारा प्रैक्टिकल वाला। चलो देखते हैं इसको थ्योरी में कैसे हम लोग करेंगे। तो मैंने माना कि मैंने यहाँ पे 3 सेल लिया है, चलो मैं 3 सेल लेके तुमको समझाता हूँ। पहले सेल का ईएमएफ है E1 और उसका इंटरनल रेसिस्टेंस है स्मॉल r1। फिर हमने लिया है दूसरा सेल जिसका ईएमएफ था E2 और उसका इंटरनल रेसिस्टेंस है R2। फिर मैंने थर्ड सेल लिया है जिसका ईएमएफ है E3 और जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस है R3। और इन सेल्स के कॉम्बिनेशन को मैंने एक लोड रेसिस्टेंस कैपिटल R से जोड़ दिया है। इनको मैंने एक कैपिटल R से जोड़ दिया। कैपिटल R इज द लोड रेसिस्टेंस। ओके, ये सेल का निगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। ओके, अब हमको पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। इसका मतलब ये होता है कि आप इन तीनों सेल के बदले आपको एक सेल लिखना है। तो इन तीनों सेल के बदले हमको अगर एक सेल लिखना है तो हम लोग ऐसा लिखेंगे कि ई नेट, इन तीनों सेल का मिला के जो एक सेल बनेगा उसका नेट ईएमएफ, उसको मैंने लिखा है ई नेट से। इन तीनों सेल को मिला के जो नेट इंटरनल रेसिस्टेंस बनने वाला है उसको मैंने लिखा है स्मॉल आर और सफिक्स में नेट से। और जो बाकी आपका लोड रेसिस्टेंस था वो तो ऐसे ही रह जाएगा, तो कैपिटल आर। मतलब देखो, इस सर्किट को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब मान लो कि हमने जैसे ही इस फॉर्म में लिख लिया, अब अगर हमको फाइंड करना हो करेंट इन लोड रेसिस्टेंस तो हमको सिंपल पता है कि आई बराबर नेट ईएमएफ बाई नेट रेसिस्टेंस, यही ना, बोलो, है ना पता? बोलो। ओके, चलो, ओके 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 ओके। तो हम लोग देखते हैं जरा कि कैसे फाइंड करेंगे ई नेट और कैसे फाइंड करेंगे हम लोग स्मॉल आर नेट, जो कि स्मॉल आर नेट है इस कॉम्बिनेशन का इंटरनल रेसिस्टेंस। तो इसके लिए मैंने यूज किया है केवीएल। तो मैंने मान लिया कि इस सर्किट में करंट आई था, इस सर्किट में करंट आई है, तो जो इससे लोड रेसिस्टेंस में करंट होगा वही सारे सेल में भी करंट होने वाला है। देखो इधर, तो सब में आई होगा ऐसे। अच्छा, तुम लोग एक बात यहाँ पे ध्यान रखना कि मैंने सेल के एक निगेटिव को दूसरे सेल के पॉजिटिव से जोड़ा है। देखो सब लोग ध्यान से। और तुम लोग भी सर्किट में ऐसे ही जोड़ना कि सेल का एक निगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ होना चाहिए, तभी उनका जो होता है ईएमएफ वो ऐड होता है। अगर तुमने सेल का पॉजिटिव और पॉजिटिव जोड़ दिया एक साथ, या दो सेल का जोड़ दिया है निगेटिव और निगेटिव एक साथ इन सीरीज मतलब कि और तूने सीरीज में कॉम्बिनेशन किया है और पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ है और निगेटिव एक साथ है, तो फिर तुम्हारा सर्किट थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, तुमको ज्यादा फायदा नहीं मिल पाएगा। और इसको मैं तुमको केवीएल से भी समझा सकता हूँ। तो चलो मैंने इसमें केवीएल यूज किया। अब तुम कहीं से भी स्टार्ट करके कहीं भी जा सकते हो। मैं सिंपल यहाँ पे केवीएल यूज करता हूँ। तो यहाँ पे केवीएल मेरा आएगा तो कुछ ऐसा आएगा, E1 माइनस आई आर। सब लोग यहाँ पे करो चेक, मैं यहाँ से स्टार्ट किया हूँ और जा रहा हूँ इस तरफ। E1 माइनस आई आर माइनस आई स्मॉल R3 प्लस E3 माइनस स्मॉल माइनस आई इंटू स्मॉल R2 प्लस E2 इक्वल टू 0। देखो मैं इसको लिख सकता हूँ E1 प्लस E2 प्लस E3 इक्वल टू आई। देखो यहाँ पे R1 प्लस स्मॉल R2 प्लस स्मॉल R3 एंड प्लस यहाँ पे आ जाएगा I इंटू कैपिटल R। और यहां से मैं लिख सकता हूं कि करेंट इन द लोड रेसिस्टेंस I इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस कैपिटल R। देखो ये आया करेंट इन लोड रेसिस्टेंस, ये आया करेंट इन लोड रेसिस्टेंस। अब तुम इसको कंपेयर करो इससे, आई, हाँ हाँ वो, हाँ हाँ वो, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल माइनस आई R1। अब ठीक है। अब देखो, अब मैंने इसको इससे किया कंपेयर, तो देखो हम लोग लिख सकते हैं कि ई नेट बराबर सिंपली E1 प्लस E2 प्लस E3। पक्का ना?
स्मॉल आर नेट बराबर स्मॉल आर वन प्लस स्मॉल आर टू प्लस स्मॉल आर थ्री। मतलब कि अगर तूने सेल्स को सीरीज में जोड़ा है और तुमने सही सही जोड़ा है, सही सही जोड़ने का मतलब ये होता है कि एक का पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव के साथ, उस केस में तुमको अगर नेट फाइंड करना हो ईएमएफ तो बस उनको ऐड कर दो, बस उनको ऐड कर दो। तो देखो E1 प्लस E2 प्लस E3 और यहाँ पे क्या हुआ है आपका, अब आपको ज्यादा ईएमएफ मिलने वाला है। और जो सेल का इंटरनल जो होगा, उनके कॉम्बिनेशन का इंटरनल रेसिस्टेंस वो भी सीरीज वाला फॉर्मूला ही फॉलो किया है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये कहानी तुम लोग को आया ना समझ में, बोलो जल्दी से। बाकी लोग पक्का? ये कौन सा ठीक होता है भाई ऐसे? ओके, तो ये हो गया ई नेट सिंपल सा। अगर तुमको फॉर्मूला याद में नहीं है तो तुम केवीएल तो यूज कर सकते हो, और हमने केवीएल यूज करके तुमको बोला कि सिंपली उनके सेल का जो आ रहा है ये में तुम उसको बस ऐड कर दो, अगर तुमने सही सही जोड़ा है तब। तो ये हुआ अपना कहानी। देखो अब देखते हैं कि इफ एन आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, इफ एन आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड मतलब सबका सेम होगा ईएमएफ और सबका सेम होगा इंटरनल रेसिस्टेंस। मैं लिख रहा हूं वहां पे ई एंड आर। ई होगा उसका ईएमएफ और स्मॉल आर होगा उसका इंटरनल रेसिस्टेंस। इफ एन आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज करेक्टली, और सबको मैंने सही सही जोड़ा है। सही सही जोड़ने का मतलब ये होता है कि सबका जो होगा आपका ईएमएफ वो सपोर्ट कर रहा है एक दूसरे को, या एक सेल का पॉजिटिव मैंने दूसरे सेल के निगेटिव के साथ ही जोड़ा है, मतलब कुछ ऐसा बनेगा। देखो ई आर, ई आर, और ऐसा ही तुम्हारा ये एन टाइम्स तक चलेगा, एन तक। ठीक है ना? बोलो। और मान लो कि इनको मैंने एक लोड रेसिस्टेंस से जोड़ दिया, और अभी हमको फाइंड करना है नेट ईएमएफ। अभी हमको फाइंड करना है नेट ईएमएफ, तो क्या आएगा? देखो तो E1 प्लस E2 प्लस E3 सबका यहाँ पे सेम ही था, तो हो जाएगा एन टाइम्स ऑफ ई। मैं तुमसे अगर पूछूं स्मॉल आर नेट, नेट इंटरनल, तो आर प्लस आर एन तक, तो एन इंटू आर। वेरी गुड। और जो लोड वाला था रेसिस्टेंस वो मेरा था कैपिटल आर। तो अगर मान लो कि मैं तुमसे पूछूं, इसको मैं पहले थोड़ा सा करता हूँ सिंप्लीफाई। तो ये मैंने एक सेल लिखा एन ई, एक बनाया मैंने इंटरनल रेसिस्टेंस एन आर, और ये मेरा लोड रेसिस्टेंस। मतलब कि मैंने इसके इक्विवेलेंट सिर्फ एक सेल लिख दिया और फिर मेरा सर्किट ऐसे बन जाएगा। अब मान लो कि हमको अगर फाइंड करना हो करेंट इन लोड रेसिस्टेंस, करेंट इन लोड रेसिस्टेंस, तो क्या होगा? ई नेट मतलब एन ई बाई टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो हो जाएगा एन इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। पक्का? पक्का ना? ओके। अब देखो तो ये हुआ कि हमने अगर एन इक्विवेलेंट या एन आइडेंटिकल सेल्स को सही सही सीरीज में जोड़ा है तो मेरा ऐसा कंडीशन आने वाला है। अब इससे हम लोग कुछ और करते हैं बात। इफ एन इंटू स्मॉल आर इज बहुत ज्यादा देन कैपिटल आर, मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि इफ लोड रेसिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, या ऐसे बोलो कि इफ इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल इज हाई, इफ इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल इज हाई, अगर सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस हाई होगा तो उसके हम लोग एन इंटू स्मॉल आर को बोल सकते हैं कि मच मोर देन कैपिटल आर। ठीक है? तो उस केस में हम लोग एन इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर को लगभग एन इंटू आर बोल सकते हैं। तो उस केस में जो लोड में करेंट जाएगा, जो लोड में करेंट जाएगा वो कितना जाएगा? देखो तो एन ई एंड एन आर प्लस आर को हम लिखेंगे सिर्फ एन इंटू आर। यहां से एन से एन हो जाएगा कैंसल आउट, तो ये सिंपल आ जाएगा ई बाई स्मॉल आर। देखो आएगा ना? आप देखो करेंट आया ई बाई आर,
हमने एन सेल को सीरीज में जोड़ दिया तो करंट आया है ई बाई आर। अब मान लो कि अगर हम एन सेल ना जोड़ के सिर्फ एक सेल ही जोड़ते, अगर हम एन सेल ना जोड़ के सिर्फ एक सेल ही जोड़ते तब देखते हैं कि क्या चेंजेस आता। हाँ, अगर हम एक, हाँ तब मान लो कि अगर हम एक सेल लेते तब क्या होता, तब होता एक का होता ईएमएफ तो ई एंड बाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। और हमने अभी जस्ट सीखा कि स्मॉल आर इज मच मोर देन कैपिटल आर, तो यहाँ भी करेंट ई बाई स्मॉल आर ही आ रहा है। मतलब कि अगर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत हाई है तो उनको सीरीज में जोड़ के कोई फायदा नहीं हुआ है ना। बोलो 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 बोलो। क्योंकि हमको लोड में पहले जितना करंट मिलता एक सेल से अभी मेरे को उतना ही करंट मिल रहा है, तो कोई फायदा नहीं हुआ। नो फायदा, नो प्रॉफिट लिखो यहाँ पे। अगर मान लो कि इफ, अब अगर इंटरनल रेसिस्टेंस बहुत छोटा होता, अगर इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल बहुत छोटा होता, सॉरी सॉरी टोंग स्लिपिंग, तब क्या होता कि n इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर को इस बार हम लोग सिर्फ लिखते कैपिटल आर, पक्का ना। ओके, इस केस में जो करंट आता, देखो तभी क्या आएगा, अभी तुम्हारा आ जाएगा n टाइम्स ई डिवाइडेड बाई कैपिटल। मतलब इस बार जो तुमको करंट मिल रहा है वो मिलता n टाइम्स, मतलब कि अगर तुम एक सेल यूज करते तो उस केस में आपको जो करंट मिलता वो मिलता e बाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, और स्मॉल आर और कैपिटल आर आपका स्मॉल आर से बहुत लार्ज था तो आप सिंपल इसको ई बाई आर भी लिख सकते थे। तो एक सेल से हमको मिलता है ई बाई कैपिटल आर, एन सेल से हमको मिला है एन इंटू ई बाई कैपिटल आर, मतलब करेंट क्या हुआ एन टाइम्स ज़्यादा हमको मिल रहा है। करेंट हमको एन टाइम्स मिल रहा है ज़्यादा, मतलब ये हमको फ़ायदा हुआ है, यहाँ पे हमको प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे हमको प्रॉफिट हुआ है। तो हम लोग यहाँ से एक कंक्लूजन निकालते हैं, देखो क्या कंक्लूजन, कि इफ इंटरनल resistance of cell is high, then for large current, देखो यहाँ क्या था कि इफ इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल इज हाई, हमने जब जो हमने किया था फर्स्ट केस, कि जब फर्स्ट केस में जब इंटरनल रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा था तो हमको सीरीज में जोड़ने से कोई फायदा नहीं हुआ था। तो इफ इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल इज हाई देन फॉर लार्ज करेंट वी शुड नॉट कनेक्ट सेल्स इन सीरीज, हमको उसको सीरीज में नहीं जोड़ना चाहिए। इन दिस केस कैसे लिखो, नाउ if internal resistance of cell is small then for large current cell should be connected in series। मतलब अगर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कम था तब आप सेल्स को सीरीज में जोड़ो, आपको फायदा मिलेगा। नाउ इफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्मॉल देन फॉर लार्ज करंट सेल्स शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, बोलो। ओके 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 ओके, तो ये हमने चेक किया कि क्या अपना यहाँ से आता है कंक्लूजन। इसके अलावा चलो, अब हमने तुमको बोला कि अगर तुम्हारे पास एन आइडेंटिकल सेल्स थे और तुमने सबको सही सही जोड़ा है तब तुमको जो सेल का नेट ईएमएफ मिलने वाला है वो मिलेगा एन टाइम्स ऑफ ई, पक्का ना। वेरी गुड। अब हो सकता है कि अगर तुमने किसी सेल को गलती से उल्टा जोड़ दिया, किसी सेल को गलती से उल्टा जोड़ देने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक लेता हूँ एग्जांपल, फिर वहां से तुमको समझ में आ जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे तीन सेल लिया था, तीन आइडेंटिकल सेल, और इन तीनों को मैंने सही सही जोड़ा है। तो इस केस में जो तुम्हारा ई नेट आएगा वो तुम्हारा आ जाएगा थ्री टाइम्स ऑफ ई, और स्मॉल आर नेट तो थ्री आर आएगा। ये तुम्हारा हुआ जब तुमने सबको सही सही जोड़ दिया। अब मान लो कि मैंने इसमें एक को जोड़ दिया गलती से, एक को जोड़ दिया गलती से का मतलब क्या कि किसी एक सेल का निगेटिव टर्मिनल मैंने दूसरे सेल के
निगेटिव के साथ जोड़ दिया है। तो देखो यहाँ पे ये तुमको दिखेगा कि अगर मैंने ऐसे जोड़ दिया। हाँ हेलो हेलो। हाँ हेलो। और तुमको यहाँ पे दिख रहा है कि इस बीच वाला जो सेल था उसको मैंने गलती से जोड़ दिया है, मतलब कि वो मेरा उसको हम सही से हमने कनेक्ट नहीं कर पाया, कुछ गलती हुआ। अब चेक करो कि इसका कितना आने वाला है नेट ईएमएफ। तो अगर मैं केवीएल यूज करूँ ना, तो देखो तो मैं अगर इस यहां से इस तरफ मूव करूं, मान लो कि अगर मैं जा रहा हूं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो पहले का लूंगा प्लस में तो प्लस ई, दूसरे का लूंगा माइनस ई, और फिर जो थर्ड वाला सेल था उसका भी आएगा प्लस ई। मतलब नेट कितना आने वाला है ईएमएफ, नेट आने वाला है ईएमएफ ई के बराबर। नेट आने वाला है ईएमएफ ई के बराबर। मतलब कि तुम ध्यान से देखो कि जब हमने तीन सेल को सही सही जोड़ा तो 3 ई आ गया, एक सेल को जोड़ा गलती से तो ई आ गया। इसका मतलब क्या कि आपने अगर एक सेल को गलती से जोड़ा है तो एक तो वो खुद तो हो जा ही रहा है, अपने साथ साथ वो एक और का भी इफेक्ट आपको कैंसल आउट कर दे रहा है। मतलब कि अगर एक सेल को आपने गलती जोड़ा तो ओवरऑल आपका दो सेल गायब हो जाएगा सर्किट से। पक्का ना बोलो, है ना? पक्का। मतलब कि एक सेल को गलती से जोड़ने से आपका दो सेल का, एक उसका इफेक्ट और वो एक किसी और का भी कर देगा कैंसल आउट। तो दो सेल का आपका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, ये तुम लोग बात ध्यान रखना। मतलब इस केस में जो ई नेट है वो है ई, और जो स्मॉल आर नेट आएगा वो तो 3 आर ही रहेगा। आपने सेल को कैसे जोड़ा है, उसका पोलैरिटी क्या है, उससे रेसिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप वो आपका एड अप ही हो जाएगा। तो इसका भी रेसिस्टेंस 3 आर ही होगा, बस जो सेल का ईएमएफ था वो आपका घट के ई हो गया है। मतलब कि हम लोग यहाँ से एक नोट्स में पॉइंट लिखेंगे। देखो, तुम लोग नोट्स में पॉइंट लिखना। देखो तो मैंने यहाँ पे नोट्स में लिखा कि इफ एन आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पोलैरिटी ऑफ एम सेल्स आर रिवर्स, इसका मतलब ये हुआ कि आपने एम सेल्स को गलती मतलब गलत किया है कनेक्ट, आपने उल्टा उसको किया है कनेक्ट। देन इक्विवेलेंट ईएमएफ इज एन माइनस टू एम टाइम्स ऑफ ई। मैंने एन में माइनस टू एम क्यों किया, क्योंकि अगर आपने एक सेल को उल्टा जोड़ा था तो साथ साथ उसका दो सेल का खत्म हुआ था इफेक्ट, मतलब कि उसका डबल होगा। आपने अगर दो सेल को जोड़ा है गलती से तो वहां से चार सेल का जो होगा इफेक्ट वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसलिए हमने अगर एम सेल को जोड़ा है गलती से तो टू एम सेल का इफेक्ट वहां से खत्म हो जाएगा। तो नेट जो आपका आने वाला है ईएमएफ वो आपका आएगा एन माइनस टू एन इंटू ई। लेकिन जो आपका रेसिस्टेंस होगा वो सेल का पोलैरिटी चेंज करने से तो कोई उसके फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो नेट रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट अभी भी आपका एन इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर ही आएगा, क्योंकि आपने टोटल एन सेल्स को कनेक्ट किया था। पक्का। तो इस केस में जो सेल जो आपका लोड वाला था रेसिस्टेंस, उसमें जो करंट आने वाला है वो तो आएगा ई नेट बाई आर नेट। तो ई नेट हो जाएगा एन माइनस टू एम इंटू ई डिवाइडेड बाई आर नेट आपका हो जाएगा एन इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। और यहाँ पे जो ई है, ई इज द ईएमएफ ऑफ सेल, एक सेल का ईएमएफ। बोलो, ये कहानी ठीक है? ये है क्वेश्चन कि एन identical cells each of EMF 6 volt connected in series with an external resistor of 5 ohm। तो पहले जो वैल्यू हमको दिया है वो लिखते हैं। तो हमको E दिया हुआ है 6 वोल्ट, और हमको एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का वैल्यू दिया है 5 ओम, तो हमने लिख दिया कैपिटल R बराबर 5 ओम। ओके। कैरिंग अ करेंट ऑफ 10 एम्पियर, मतलब कि मेरे पास एन आइडेंटिकल सेल्स थे, सबका ईएमएफ 6 वोल्ट था, और जब मैंने उनको सीरीज में जोड़ा है और उन सेल के साथ हमने एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस में लिया है 5 ओम का, उस केस में जो करेंट था उस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस में वो आपका है 10 एम्पियर, वो आपका है 10 एम्पियर। तो ये हुआ पहला कहानी। अब बोला सेकेंड कहानी, इफ टू सेल्स आर कनेक्टेड रॉन्गली इन सीरीज, अगर उस एन में से हमने दो सेल को रॉन्गली कनेक्ट कर दिया है विथ द सेम एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, वो आपका सेम रहेगा, द करेंट फ्लोइंग थ्रू द सेल्स विल बी 6 एम्पियर, फुल स्टॉप, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एंड द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। ओके। इसका मतलब ये हुआ कि जब सबके सब सेल हमारे सही से कनेक्टेड थे, तो जब सही से होंगे कनेक्टेड तो जो नेट आएगा आपका सेल का ईएमएफ वो आने वाला है एन टाइम्स ऑफ ई। पक्का ना?
n टाइम्स ऑफ ई, और हमको ई दिया था 6, तो आपका आएगा 6 टाइम्स, 6 इंटू एन नेट ईएमएफ। और जो नेट इंटरनल आपका आएगा रेसिस्टेंस, वो आएगा एन इंटू आर। हमने मान लिया कि स्मॉल आर इज द इंटरनल रेसिस्टेंस, तो एन इंटू आर इज द नेट इंटरनल रेसिस्टेंस। और जो मेरा लोड वाला था, लोड वाला हमको दिया था 5 ओम, कैपिटल आर बराबर 5 ओम। तो जब सभी के सभी मेरे सेल्स सही से कनेक्टेड थे, तो करंट हमको दिया था कितना, करंट हमको दिया था 10 एम्पियर का। तो बस अब यहाँ से करो यूज कि करंट बराबर ई नेट 6 एन बाई एन आर इंटरनल रेसिस्टेंस प्लस कैपिटल आर इक्वल टू 5 लोड रेसिस्टेंस। तो हमको ये आई दिया हुआ था 10, तो 10 बराबर 6 एन बाई एन इंटू आर प्लस 5। इसको सॉल्व करो तो ये देखो 5 टाइम्स में जाएगा, ये 3 टाइम्स में, तो ये आपका हो जाएगा 5 एन इंटू आर प्लस 25 इक्वल टू 3 एन। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब आओ सेकेंड कहानी पे। तो बोला कि हमने इस एन में से दो सेल को जोड़ दिया है, रॉन्गली किया है कनेक्ट। तो दो सेल को रॉन्गली कनेक्ट करने से आपका 4 सेल का अफेक्ट जाने वाला है। मतलब अब जो ई नेट आएगा वो आपका आएगा n-4 टाइम्स ऑफ ई, एंड ई तो था 6, तो n-4 इंटू 6, दिस इज द नेट ईएमएफ। इंटरनल जो होगा आपका रेसिस्टेंस, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर से n इंटू आर ही होगा। लोड वाला आपका सेमी था, तो वो 5 ओम ही होगा। और बोला है कि इसमें करंट हो गया है 6 एम्पियर। तो इस बार जो हम करेंगे यूज कि 6 एम्पियर इज इक्वल टू n-4 इंटू 6 डिवाइडेड बाई n इंटू आर प्लस 5। 6 से 6 कैंसल आउट, तो ये हो जाएगा एन आर प्लस 5 इज इक्वल टू n-4। या आप इसको अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो तो हम इसको लिख सकते हैं कि एन आर माइनस एन, नहीं उसको मत करो, आप इसको ऐसे ही छोड़ दो अभी। एन आर प्लस 5 बराबर n-4, ये हो गया इक्वेशन 2। अब अपने पास दो अननोन है और दो इक्वेशन है, अपन को सॉल्व करना होगा इसको। बोलो। हेलो। हाँ सुना, एक हिंट है। ये जो सेकेंड वाला है ना, ये आपका इक्वेशन सेकेंड वाला, उसमें करो 5 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 5 एन आर, और फिर 1 से 2 को कर देना माइनस, तो एन आर वाला टर्म हो जाएगा कैंसल आउट, खाली वो एन वाला बचेगा, तो वहां से एन मिल जाएगा। अब जैसे ही तुम एन का वैल्यू करोगे तो तुमको आर मिल जाएगा। सॉल्व करो जल्दी। ये वैल्यू 25 है, इस पर ध्यान देना, ये 25 है। हमने तुमको बोला कि कर दो 1-5 इंटू इक्वेशन 2। तो जब 2 में करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, तो वहाँ तुम्हारा हो जाएगा कुछ ऐसा बनेगा, 5 एन आर प्लस 25 इक्वल टू 3 एन। ये तो था फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड तुम्हारा आ जाएगा 5 एन आर प्लस 25 इक्वल टू 5 एन-20। अब इसको माइनस करना था ना, तो माइनस लगा दो यहाँ पे, माइनस यहाँ पे, माइनस यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे, और इसको ऐड कर दो, तो ये टर्म हो जाएगा कैंसल आउट। और -5n प्लस 3n, तो -2n प्लस 20 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 10। n का वैल्यू 10 आएगा भाई। तो ये अब n का वैल्यू करो पुट किसी में भी 1 या 2 में, और जल्दी से हमको बताओ कितना आ रहा है वैल्यू ऑफ आर, जल्दी। ये सॉल्व करने के बाद यहाँ से स्मॉल आर का वैल्यू आने वाला है 0.1 ओम। तो ये तुम्हारा हो गया आंसर। टोटल नंबर सेल्स रहेंगे, हाँ हाँ, टोटल सेल्स रहेंगे 10, और जो उनका इंटरनल होगा रेजिस्टेंस वो होगा 0.1। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एन identical cells each of EMF E and internal resistance R small r are joined in series to form a closed circuit, full stop. The potential difference across any one cell is। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमको लोड रेसिस्टेंस के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है, और बोला है कि सर्किट क्लोज है, मतलब कि हमने लोड रेसिस्टेंस जोड़ा ही नहीं है। बस मान लो कुछ ऐसा रहेगा, सिचुएशन कुछ ऐसा आएगा, एक सेल, दूसरा सेल, ऐसे ही एन सेल रहेंगे, और सब हमने सही सही जोड़ा है, कनेक्ट किया है, और फिर इनको क्लोज कर दूंगा, तो मेरा कुछ सर्किट ऐसे बनेगा। देखो मेरा सर्किट कुछ ऐसे बन रहा है। अभी ये क्लोज सर्किट है, तो इसमें करंट होगा,
क्लोज सर्किट है तो इसमें करंट होने वाला है, ठीक है। और इन सबके बदले में अगर लिखूं ई नेट तो तुम्हारा हो जाएगा एन टाइम्स ऑफ यू ई, क्योंकि आपने सब कुछ सही सही जोड़ा है। और जो नेट आने वाला है रेसिस्टेंस वो आपका आ जाएगा एन इंटू आर, और फिर मैं इसको ऐसे जोड़ दूंगा, यहाँ पे कैपिटल आर हो जाएगा जीरो, वो कुछ है नहीं, लोड रेसिस्टेंस। अब हमसे पूछा क्या क्वेश्चन, हमसे पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी वन सेल। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी वन सेल का मतलब ये हो कि जैसे मान लो कि हमने ये सेल उठाया और इसको मैंने माना है ए और इसको मैंने माना है बी, तो हमसे ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल मतलब कि ए और उसका जो टर्मिनल वोल्टेज होता है हमसे वो पूछा है। और सभी सेल को मैंने सही सही जोड़ा था, तो सभी के सभी इसमें करंट सप्लाई कर रहे होंगे, मतलब सबका जो करंट होगा वो होगा उसके निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो सबका ही पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही आएगा। तुम किसी भी सेल का फाइंड करो वही आएगा, सेम आएगा। अब हमने तुमको बताया था कि जब भी कोई सेल करंट सप्लाई करता है तो जो उसका टर्मिनल वोल्टेज आता है वो आता है सेल का ईएमएफ ई माइनस सेल से कितना करंट निकला है इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो हमको ई पता है, स्मॉल आर पता है, बस हमको आई फाइंड करना है। तो आई क्या होगा कि जो भी इस सबने सब सेल में मिलकर जो करंट निकाला होगा वही करंट भी होगा सारे सेल में, यही ना। जो भी करंट यहाँ से आई होगा वही आपका हर सेल में जा रहा होगा। तो अब आई क्या लिखते हैं हम लोग, सेल का नेट ईएमएफ, तो कितना है वो आपका है एन टाइम्स ऑफ ई। और इस और ये हाँ, और इस सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस है वो भी आपका एन आर ही है, सिंपल आ जाएगा ई बाई आर। तो ई बाई आर इज द करंट। इन सारे सेल, सभी सेल जो मिलकर करंट सप्लाई करेंगे वो आपका ई बाई आर होगा। और सभी सेल सीरीज में थे तो सब में करंट यही हो रहा होगा। तो अब यहाँ करो पुट, तो ई माइनस जहाँ पे आई था वहां पे ई बाई आर एंड इंटू आर, देखना है तुम्हारा आ जाएगा जीरो। तो टर्मिनल वोल्टेज इज जीरो। टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस ईच सेल जीरो आने वाला है आपका। तो टर्मिनल वोल्टेज जीरो का मतलब ये नहीं होता कि उसमें करंट जीरो हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आपका देखो करंट है सेल में, इस पूरे सर्किट में करंट है, लेकिन उस सेल का टर्मिनल वोल्टेज जीरो आ रहा है। पक्का बोलो सब लोग, समझ में आया ना कैसे किया मैंने? ओके, बाकी लोग? ओके ओके ओके। अब देख नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। चेंज ये है कि एक बार इसको पढ़ते हैं फिर अपने को और आइडिया आएगा कि एन आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर आर ज्वाइंड इन सीरीज टू फॉर्म अ क्लोज सर्किट। अभी तक कहानी पूरा सेम है, फुल स्टॉप। वन सेल ए इज ज्वाइंड विथ रिवर्स पोलैरिटी। यहाँ पे क्या बोला, हमने जो पहला क्वेश्चन लिया था उसमें सारे के सारा सेल मैंने सही सही जोड़ा था। सेकंड क्वेश्चन में हुआ है कि एक सेल को मैंने अपोजिट पोलैरिटी के साथ जोड़ दिया, मतलब हमने उसको रॉन्गली कनेक्ट कर दिया। तो अब तुमसे पूछा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल एक्सेप्ट ए। अब देखो यहाँ पे तुमसे सवाल क्या पूछा कि हमने एक सेल को गड़बड़ जोड़ दिया। तो पहला तो अपने मन में ये ख्याल आना चाहिए कि अगर मैंने एक सेल को गलती से जोड़ा है तो इस बार जो ई नेट आने वाला है वो अपना आएगा एन माइनस टू टाइम्स ऑफ ई, क्योंकि एक सेल को गलती से जोड़ने से दो सेल का इफेक्ट जाएगा। तो ई नेट आने वाला है एन माइनस टू इंटू ई। जो स्मॉल आर नेट आएगा वो चेंज नहीं करेगा, तो आपका आर इंटू एन ही आएगा। और फिर से बोला है कि हमने यहाँ पे कोई लोड रेजिस्टेंस कोई नहीं जोड़ा है, तो जैसा पहला केस था वैसा सिचुएशन अभी भी वैसा ही आएगा। तो मैं अगर यहाँ पे सिचुएशन बनाऊं तो देखो मैं चाहता हूँ कि सर्किट पहले बना दूं यहाँ पे। तो ये सेल मेरा ऐसा, दूसरा सेल मेरा ऐसा, और बोला है कि एक सेल को मैंने गलती से जोड़ा है, तो गलती वाले सेल को मैं लेता हूं अभी। ये मेरा सेल गलती से मैंने इसे जोड़ा था, ये वाला सेल, इसको आप नाम दे दो सेल ए। और बाकी सब सही सही था, तो बाकी सब तो अपना ठीक ही रहेगा। इसका इसका नहीं, इसका ऐसा आएगा, इसका निगेटिव, इसका पॉजिटिव, बाकी सब मेरा सेल ऐसे रहेगा। सही था, बस एक वाला गलती हो गया था जिसको मैंने नाम दिया है ए। अब सिर्फ एक सेल हमने जोड़ा है गलती से और बाकी सब हमने सही सही जोड़ा है, मतलब कि जो मेरा नेट आने वाला ईएमएफ वो बाकी सारे सेल जो जैसे थे वैसे ही आएगा। मतलब कि इनका पॉजिटिव था देखो लेफ्ट साइड और निगेटिव था राइट साइड, तो करंट इस तरफ ही जाने वाला है। तो ये आपका हो जाएगा ई नेट एन माइनस टू इंटू ई, ये आपका हो जाएगा एन इंटू आर, और ये मैंने जोड़ दिया यहाँ पे।
अब हमसे पूछा है कि अब आप बताओ कि किसी एक सेल के एक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैंने एक सेल उठा लिया ए बी, और इसके एक्रॉस मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, और क्वेश्चन में साफ साफ बोला है एक्सेप्ट ए। तो ए के एक्रॉस आपको अभी नहीं बताना है, मतलब कुछ तो खास बात होगा ना ए में। हाँ बिल्कुल है, देखो बाकी सारे सेल इस समय करंट सप्लाई कर रहे हैं, मतलब कि उनके लिए करंट है फ्रॉम माइनस से प्लस में, देखो माइनस से प्लस में। लेकिन ये जो जिस सेल को मैंने गलती से जोड़ा था सेल ए, उसमें उसके अंदर जो करंट है वो है प्लस से माइनस, देखो यहाँ पे उसके अंदर करंट है प्लस से माइनस, मतलब ये सेल मेरा चार्ज हो रहा है, ये सेल मेरा चार्ज हो रहा है। और जब सेल चार्ज होता है तो उसके टर्मिनल के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस आता है ई प्लस आई आर। और जब सेल करंट सप्लाई करता है, डिस्चार्ज होता है, तब होता है उसके उसका वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल ई माइनस आई आर। तो इसीलिए तुमको क्वेश्चन ने पूछा है कि तुमको फाइंड करना है अक्रॉस ईच सेल ए वाले को छोड़ के। तो अगर हमसे पूछता है ए वाले के अक्रॉस, तब हम लोग करते हैं ई प्लस आई आर। हमसे किसी और का पूछा है तो फिर से ई माइनस आई आर ही होगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि वी ए माइनस वी बी इज ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर। ई हो गया। अब तुमको फाइंड करना होगा आई। तो आई कितना होगा नेट ईएमएफ, तो एन माइनस टू ई बाई एन आर। तो करो पुट, आई जहाँ पे हो जाएगा वहाँ पे हो जाएगा एन माइनस टू इंटू ई बाई एन आर, यही ना, एंड इंटू स्मॉल आर। तो स्मॉल आर से स्मॉल आर कैंसल आउट। इसको सिंप्लीफाई करने पे आएगा एन ई माइनस एन ई प्लस टू ई डिवाइडेड बाई एन। टू ई बाई एन आएगा, तो टू ई बाई एन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पक्का ना? वो करंट ले रहा है, वो चार्ज हो रहा है, इसीलिए हमसे क्वेश्चन ने पूछा है। इसलिए हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि आपको ए वाला छोड़ के बाकी सारे जो सेल थे उनका बताना है, तो उन सबका सेम होगा, क्योंकि वो सब करंट सप्लाई कर रहे हैं, वो सब हो रहे थे डिस्चार्ज, तो उनका ई माइनस आई आर ही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन वही है। चलो, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल ए। जो सेल चार्ज हो रहा था ना, तुमको उसका फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो सेल चार्ज हो रहा था, तो उसका कितना हो जाएगा, उसका हो जाएगा ई प्लस आई आर, होगा ना? बोलो। हाँ, तो तुम लोग इसको अब घर पे सॉल्व करना, ई प्लस आई आर, और हमको बताना कि इसका आंसर क्या आ रहा है नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो हम लोग फिर मिलते हैं थर्सडे को।